हेलो बच्चों, आपका 1 मार्च को गणित का पेपर है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास आप देख सकते हैं एक पेपर है और कापी है। तो कैसे आपको गणित की कापी जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना है 1 मार्च को, जो आपका मैथ का पेपर है। मेरे पास पेपर कोड है 824 HB कोड का पेपर है, जो गणित का है, केवल प्रश्न पत्र है। और मेरे पास ये कापी है, इसमें पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन है कि कैसे आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको गणित की जो कापी है वो लिखनी है, एक टॉपर की तरीके से कैसे गणित की कापी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। प्रश्न पत्र जो है खंड आ और खंड ब में विभाजित होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपको गणित में OMR शीट भरना आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझको बता दीजिएगा। और बाकी जो खंडवा का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, मेरे पास 2 कापी हैं, क्योंकि एक कापी में सोल्यूशन हो नहीं पाया पूरा, तो दूसरे कापी में किया है। तो आपको बता दूं, अगर मान लो गणित के पेपर में एक कापी भर जाती है तो दूसरी कापी आप ले लीजिएगा B। ठीक है, A+B करके 2 कापियों में सोल्यूशन कर दीजिएगा। और रही बात रफ कार्य की, तो गणित में रफ कार्य कहाँ करना है, तो रफ कार्य पेपर पे नहीं करना है, आपको कापी के पीछे कर देना है। जैसे ये कापी होती है, कापी के पीछे जो पेज होते हैं उसमें रफ कार्य कर लीजिएगा और उसके बाद उसको काट दीजिएगा और उस पर जरूर लिख दीजिएगा कि रफ कार्य। ठीक है, तो इस तरीके से गणित की कापी जो है उसको कैसे लिखना है ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट पेज के बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट पेज में सबसे पहले वही काम है कि सबसे पहले अनुक्रमांक भरना रहेगा। तो अनुक्रमांक भरना आप जानते हैं, उसी अनुक्रमांक को शब्दों में, फिर जो विषय है गणित तो उसको लिख देंगे। प्रश्न पत्र जो है केवल प्रश्न पत्र है, यहाँ लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, अब कोड क्या है, 824 HB कोड है, तो इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर परीक्षा का दिन शनिवार है तो शनिवार फिल कर देंगे। परीक्षा की तिथि 1 मार्च 2025 है, तो ये लिख देंगे। प्रथम पाली में आपका पेपर होता, तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है कक्षा 10 वाले बच्चों का, वो ऑल सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो प्रथम पाली में ही होगा। केंद्र का नाम जो भी वो आपके प्रवेश पत्र पे होगा, तो लिख दीजिएगा। चलिए अब सीधे हम चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पे और इसका सोल्यूशन दिखाते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न में इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सभी खंड करना रहता है, इसमें 2 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें का नंबर है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो डायरेक्ट चलते हैं कापी पे। तो कापी पे जाने के पहले आपको इस तरीके से लाइन वगैरह खींच के स्पष्ट तरीके से साफ सुथरे से सोल्यूशन करना है। सबसे पहले आप खंड ब का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे खंड ब डाल देंगे। वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक प्रश्न 1 का है, सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या 1, फिर यहाँ पे मैंने का डाल दिया क्योंकि यहाँ पे का खंड कर रहे हैं ना। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे, यहाँ पे माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ Q बराबर not 0 है। ठीक है, √2 बराबर P/Q, अतः P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर not 0 भी है ना। तो चूंकि इसलिए √2 बराबर P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 2 बराबर P/Q और 2 प्राप्त होगा, जहाँ पे 2Q² बराबर P और 2, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है लाइक ऐसे ही। फिर आगे क्या करोगे, आगे आप लिखोगे P² + 2 बराबर Q² है ना। अतः 2P को विभाजित करता है तथा P 2 का गुणज है, तो P बराबर 2M, P² बराबर 4M² है ना। और ये सेकेंड समीकरण है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हमें प्राप्त होता है 2Q² बराबर UM², Q² बराबर 2M²। तो Q² का गुणज जो है वो Q बराबर 2 का गुणज है, अतः P और Q के बीच सार्वक गुणनखंड 2 है। यह हमारी इस धारणा का खंडन करता है कि वे सह-अभाज्य हैं। तो P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार जो है आपने सिद्ध कर लिया कि जो √2 होता है, जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो लाइक ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन करने हैं। देख रहे हो आप, मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन खींच दिया और स्पष्ट तरीके से साफ सुथरे से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर खंड का था तो खंड का डाल दिया। अब खंड खा आता है, तो खंड खा का क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर² है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी है। तो इसका सवाल देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को हम भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्या पूछा गया है, 2 वर्गों की बात कर रहा है। तो 2 वर्गों का योगफल 117 मीटर है, तो उनके परिमापों का अंतर में मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल a × a² है ना, और
दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो b गुणे b बराबर b का स्क्वायर है। इतना समझ गए। फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 117 है। मतलब क्या है कि जो इसका क्षेत्रफल का योग है ना, यानी इसमें लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। यहाँ पे प्रश्नानुसार देख सकते हो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो दो वर्गों का मतलब ए स्क्वायर, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है, बी स्क्वायर ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, जो किसके बराबर है 117 के बराबर। तो ये फर्स्ट समीकरण। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। और वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो पहला देखो, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे ए का मतलब भुजा बराबर 4a। वर्ग का परिमाप सेकेंड वर्ग का पहले वर्ग का परिमाप, फिर दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे बी यानी 4b। तो प्रश्नानुसार 4a माइनस 4b बराबर 12। क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, है ना, तो 12 यहाँ पे 4a जो है वो वर्ग एक का परिमाप है, 4b जो है दूसरे वर्ग का परिमाप है, जो किसके बराबर है 12 के। तो यहाँ पे 4 जो है कॉमन होंगे, a माइनस बी हो गए बराबर 12। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया यहाँ पे, जो 12 है। तो यहाँ पे 4 गुणे के फॉर्म में, इधर जाएगा तो भागे के फॉर्म में हो जाएगा। तो 4 या 12 यानी a माइनस बी बराबर 3। तो ये सेकेंड समीकरण। अब समीकरण 2 से a बराबर 3 प्लस b प्राप्त होता है। a बराबर कितना प्राप्त होगा, ये b माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर 3 प्लस b हो जाएगा। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, 3a प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 117 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 जो था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना। तो जब समीकरण 1 में a में 1 का मान रखोगे तो क्या है, 3a प्लस b स्क्वायर बराबर 117। और 117 क्या था, पूरा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग था। तो 9 यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो 3 त्रिक 9, फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3ab होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे b प्लस ये b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6a है ना, प्लस 9 इतना हो जाएगा बराबर 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर प्लस 3b बराबर 117। और ये जो 9 है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर 2b स्क्वायर प्लस 3ab बराबर 108, फिर b स्क्वायर प्लस 3ab, और ये जो है गुणे में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 108 यानी b स्क्वायर प्लस 3b बराबर 54। तो ये तीसरा समीकरण। आगे कैसे सॉल्व होगा तो ये मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, यहाँ b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 b जो है वो माइनस 54 के बराबर 0 है। तो यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 9b और 6b माइनस 54 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है वो b स्क्वायर जो है उसका मान कैसे होगा, देखो b और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, b जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस 9 बचेगा, इससे गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 6 प्लस b प्लस 9 बचेगा, है ना, बराबर 0 हो जाएगा। तो b प्लस 9 और b माइनस 6, तो अब b प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा -9 और b बराबर -6। तो यहाँ पे ये ज्ञात होता है। ठीक है, अतः b बराबर जो 6 है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो समीकरण थर्ड में b का मान रख देंगे, तो a माइनस 6 बराबर 3 है। तो a बराबर कितना हो गया, 3 क्या है, 3 जो है वो पहले ऑलरेडी दे रखा है, और 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा। तो एक वर्ग की भुजा 9 है और दूसरी वर्ग की भुजा 6 है। तो इस प्रकार ज्ञात हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। इसमें यही केवल पूछा था कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 117 मीटर स्क्वायर है, तो यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी थी, जो आपने कर दी। अब अगला क्वेश्चन था ग नंबर कि एक मोटर बोट जिसके स्थिर चल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे भी मान के लगाओगे। गा नंबर सवाल है तो यहाँ पे गा खंड डाल दोगे और लाइन खींच दोगे। क्या लिखोगे, माना धारा की गति गुणे किलोमीटर घंटा है, x किलोमीटर घंटा है, गुणे नहीं x किलोमीटर। ठीक है, स्थिर जल में ओट की गति बराबर 18 किलोमीटर हावर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है, कुल दूरी 24 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल बोट की जो गति है बराबर होगी किसके, स्थिर जल में बोट की गति माइनस धारा की गति में, यानी 18 क्या है, वो स्थिर जल में थी बोट की चाल, तो 18 गुणे x क्या था, माना धारा की गति x किलोमीटर थी, तो ये किलोमीटर हावर में हो जाएगा। फिर धारा के अनुकूल बोट की गति बराबर क्या हो गई, स्थिर जल में बोट की गति
प्लस धारा की गति, तो 18 प्लस x किलोमीटर, तो दो समीकरण बन गए। तो धारा की प्रतिकूल यात्रा का समय t1 बराबर 24/18 माइनस x होगा, और धारा की अनुकूल यात्रा का समय t2 बराबर 24/18 प्लस x होगा। प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 बराबर 1 आवर, यही तो दिया गया है। 1 घंटा अधिक लेती है, तो इसमें क्या करोगे, बहुत ही आसान है। आगे जो समस्या है वो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे जो t1 है वो क्या है 24/18 माइनस x, और t2 क्या है माइनस है 24/18 प्लस x बराबर 1 के है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 24 जो है वो मल्टीप्लाई कर लोगे, इससे गुणा हो जाएगा, तो देखो 24 से ये गुणा होगा तो 18x प्लस x है, फिर माइनस ये 18 माइनस x जो है ये हो जाएगा गुणा, तो ये 24 कॉमन हो जाएगा, बटे 18x माइनस प्लस 18x बराबर 1। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको अगर जोड़ो काटोगे तो कितना आएगा, 24 गुणे 2x बचेगा, और फिर यहाँ पे क्योंकि x जुड़ जाएगा, ठीक है, बाकी ये 18 और 18 कट जाएगा, बटे 18 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो गया। तो ये 24 दूना 48x बराबर 324, ये इसका स्क्वायर 324 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण बना लेंगे, तो x स्क्वायर इसको तोड़ देंगे तो 54x माइनस 6x माइनस 324, ठीक है। अब कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 54 माइनस 6 और x प्लस 54 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हो आप 54 हो गया, फिर x माइनस 6 अलग हो गया, x प्लस 54 अलग हो गया बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण बनेगा x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर 6 आएगा और x बराबर माइनस 54 आएगा। चूंकि गति ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः धारा की गति 6 किलोमीटर होगी। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन जो है वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, घ नंबर, घ नंबर है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योगफल है वो 290 हो। तो ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे खंड घा डाल दोगे। अब क्या मानोगे, माना कि x एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तब दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ पे दोगुने की बात कर रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। तो माना एक जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 होगा। तो प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 हो जाएगा, फिर बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 13x माइनस 143 बराबर 0। तो x और x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 13 एक समीकरण बनेगा, माइनस 11 x प्लस 13 एक समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे जो प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, और फिर ये माइनस में, तो ये x बराबर 11 आ जाएगा। चूंकि जो x है वो इससे बड़ा है, इसलिए x बराबर 11 है, अतः अभिष्ट पूर्णांक जो है वो 11 और 13 होंगे। तो ये सोल्यूशन था किसका, घ नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो बात करें तो वो क्या है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख है, तथा उसकी आय जो है 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करोगे। देखो, एक समांतर श्रेणी प्राप्त होता है जिसका प्रथम पद ए क्या है 3 लाख, सर्वांतर डी जो है वो 10,000 है ना, तथा पदों की संख्या क्या है n 20 वर्ष दिया गया है। तो सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस पर मान रखना Sn क्या हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, फिर जो n/2 है वही 20/2 होगा, है ना, n जो है 20 2 हो जाएगा, फिर 2a तो 2, फिर a क्या है प्रथम पद 3 लाख है तो गुणे में हो जाएगा, फिर n क्या है 20 है माइनस 1 हो जाएगा, और सर्वांतर d जो है वो 10,000 है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 एकम 2 और 10 दूनी 20 होता है, यानी 10 बचेगा। यहाँ पे गुणा करोगे तो 6 लाख हो जाएगा, प्लस इसको जब इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1,90,000 हो जाएगा। 10 गुणे कितना हो जाएगा 6 7,90,000 हो गया, यानी ये क्या कितना हो गया, इससे 10 से गुणा करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 79 लाख हो गया। तो ये हो गया। अतः 20 वर्षों के बाद वह व्यक्ति 79 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है ना 79 लाख रुपए जो है वो प्राप्त करेगा। तो ये अंगा नंबर क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, इसको सॉल्व करना है। निम्न का मान क्या करो, तो tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखा tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री बराबर क्या है ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया, cosec 60 का मान 2/√3 हो गया, tan 60 का मान √3 हो गया, sec 30 का मान
2/√3 हो गया। तो अब इसको जोड़ना गांठना है तो देखो इसके जगह पे tan 30 की जगह 1/√3 गुणे में है तो cosec 60 का मान 2/√3 प्लस में है तो tan का √3 गुणे sec का 2/√3। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा 2/3 प्लस 2 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2 + 6 3 दूनी 6 और 2 × 1 = 2 तो 8/3 हो जाएगा। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपने अति लघुत्तरीय जो प्रश्न थे उसके सोल्यूशन कर दिए। अब आता है जो लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या है, इसमें निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। का खंड है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,2 6,4 और 7,2 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो 4 नंबर में तो इनका सोल्यूशन करना। अब हम जाएंगे डायरेक्ट और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे। अब सिद्ध करेंगे। माना दिए गए बिंदु ए माइनस ये क्या है 5 - 2 और बी क्या है 6,4 और सी क्या है 7 - 2 है। यही तो है, 3 चीजें दी गई हैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कि बिंदु 5 और 2 तो इसको ए मान लेंगे, 6 और 4 इसको बी मान लेंगे, 7 और -2 इसको सी मान लेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे, यानी अब ये पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे सूत्र। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया 6 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर +4 + 2 का स्क्वायर। तो 1 यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 36 हो जाएगा बराबर 37 मात्रा का आएगा। तो बी सी का क्या हो जाएगा 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 1 + 36 बराबर 37 मात्रा का इसका भी आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है और बी सी जो है वो बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो ये समझ गए आप, इस प्रकार सॉल्व हो गया जो का ऑप्शन था, जो का खंड था। अब अगला जो खंड है उसका सोल्यूशन करेंगे। अगला खंड है खंड नंबर 1, ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे खंड नंबर डालोगे और सॉल्व करोगे। माना त्रिज्या जो है वो r है तो ऊंचाई h है और त्रिज्या की ऊंचाई l है। बराबर l बराबर क्या होता है r² + h²। तो प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु के वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr² और शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πrl। तो यहाँ पे मान रखोगे 2πr² का स्क्वायर हो गया प्लस πr और इसको l की जगह पे r² + h² मान होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा πr² 4 - 2 हो जाएगा, इसका वर्क करोगे तो π² फिर r² + h² हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई जो है पाई से कट जाएगा तो 4r² बराबर r² + h² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे r² कॉमन था तो बाहर हो गया, फिर 4r² - r² बराबर h² हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 4r² में से r² घटेगा तो 3r² बचेगा और h² बचेगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो r²/h² बराबर 1/3 तो बराबर कितना हो जाएगा r/4 r/ क्या है ये पाई है ना, नहीं h है तो h का स्क्वायर कितना 1/3 हो जाएगा। तो यानी r और h जो है तो इसका रूट हटेगा तो यहाँ पे 1/3 पे रूट लग जाएगा। अतः जो r अनुपात h है वो 1/√3 है। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, गा नंबर मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, फिर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ये 2 केस हैं तो इनमें सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसे ये है तो इसमें पहला केस था 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो s बराबर कितना था, s का मतलब होता है समांतर माध्य। तो कितना होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो pa बराबर प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/3। क्या लिखा 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या क्या है, 4 से बड़ी संख्या कितनी है 2 है, 5 और 6 यानी 2/6। 6 क्या है कुल संख्या बराबर 1/3 हो जाएगी। फिर pb का मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटी या उसके बराबर कितनी संख्या 1 2 3 या 4, ठीक है। तो ये 4 संख्या है उसके बराबर क्या छोटी/6 तो बराबर 2/3। तो ये हो गया दोनों के सॉल्व। फिर घ नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार
4.5 ग्राम है। तो इसका सोल्यूशन करना है, कैसे करोगे? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है त्रिज्या r जो है 3.5 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई -2r है। तो 19 क्या है? बेलन की कुल ऊंचाई है, -2 क्या है? ये है। r का मान कितना दिया गया? 3.5। तो ये 19 - 7.0 हो जाएगा, क्योंकि 35 दूना 70 और दशमलव लिखा है तो 7.0 हो जाएगा। अब h बराबर क्या होगा? जब 19 में से 7 घटेगा तो 12 बचेगा। तो ठोस का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जो बेलन का आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। तो इसके जगह अगर मान रखोगे तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 4/3 r प्लस h बच जाएगा। अब इसका सोल्यूशन आगे करोगे तो यहाँ पे 22/7 गुणे 22/7 पाई का मान है 3.5/10 जो है वो मान हो गया किसका? पाई r क्यूब का। फिर 3.5 गुणे 10 और 4.4/3 गुणे 3.5 धन 12। अब इसका सोल्यूशन करेंगे 3.85 तो 38 हो जाएगा, है ना? तो बटे 10 हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन करेंगे तो 14/3 प्लस 12 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो 4×5 कितना होता है 20 और 4×3 12, तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के दशमलव बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 38.5 गुणे 4.66 धन 12, तो 641 पॉइंट। इसको गुणा करोगे तो 41 सेंटीमीटर हो पाएगा। तो ठोस का भार कितना होगा? 4.5 गुणे 641.41 ग्राम, यानी 2886.3.4 ग्राम जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये घ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अंगा नंबर है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनमें से 5 खंड को करना था, तो पहला बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन करना है तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा। देखो अंगा नंबर है, माना दिया हुआ त्रिज्यखंड OAPB है, ठीक है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो 30/360 गुणे पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है, गुणे r जो दिया गया है वो 4×4 है। तो इसका सोल्यूशन करोगे 12.56/3 आएगा, और यहाँ पे जो है बराबर 4.19 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो पाई r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल 3.14 गुणे 16 - 4 गुणे 0.19 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 46.5 और 46.1 वर्ग सेंटीमीटर इतना हो गया। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है 4.19 वर्ग सेंटीमीटर तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 46.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पूरा आंसर हो गया। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। तो 4 नंबर हमको करना नहीं क्योंकि 5 ही खंड करने, तो का, खा, गा, घा, अंगा 5 हो गए। अब बात करते हैं इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात करना। अथवा अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर दीजिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन मैंने बी कॉपी में किया है, यहाँ पे देख सकते हो A+B, और यहाँ पे नाम डिटेल वगैरह भर देना वैसे ही। तो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर रहे थे तो यहाँ पे ये फिगर बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया था कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभों, यानी एक ये सड़क जो है 80 सेंटीमीटर और 2 खंभे लगे हुए हैं, एक ये खंभा है और एक ये खंभा है, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करोगे? मान लिया कि AB और CD ध्रुव हैं। AB कहाँ है? AB और CD ध्रुव हैं खंभे के, जहां से उन्नयन कोण को मापा जा सकता है। यानी त्रिभुज ABO में AB/BO बराबर tan 60 है और AB/BO बराबर √3 है, ठीक है? तो BO बराबर AB/√3। तो त्रिभुज CDO में CD/DO बराबर tan 30 है। तो CD जो है वो 80 क्योंकि कुल दूरी है माइनस BO है, तो बराबर कितना 1/√3 हो जाएगा। फिर CD और √3 गुणा हो जाएगा तो 80 - BO हो जाएगा, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन आगे करेंगे तो CD √3 बराबर 80 - जो BO है उसके जगह पे यहाँ पे क्या था AB/√3, तो AB/√3 का मान रख देंगे। अब CD और √3 प्लस, अब यहाँ पे देखो AB/√3 है और ये जो है इसको बाहर कर देंगे तो ध्रुवों की ऊंचाई समान होती है, अतः CD बराबर AB है। तो इस प्रकार इसका जो है वो सोल्यूशन आगे और करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 मिनट।
यहाँ पे हो जाएगा CD और 3 + 1 अपॉन √3 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो CD बराबर 20 √3, तो BO बराबर क्या होगा, AB अपॉन √3 बराबर CD अपॉन √3। तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई होगा तो 20 और √3 अपॉन √3, तो √3 और √3 कट जाएगा तो 20 मीटर आएगा। तो DO बराबर DB बराबर कितना, BO बराबर, तो ये तीनों बराबर है, यानी DO बराबर 80 माइनस 20 मीटर, यानी DO बराबर 60 मीटर आएगा। अतः खंभों की ऊंचाई जो है 20 √3 और बिंदु इन खंभों से 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर दूर होंगे। तो इस प्रकार ये सोल्यूशन हो गया। अगला जो सोल्यूशन है वो है चौथे क्वेश्चन का। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो ये करना है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको, बड़ा ही आसान है। इसको करके मैं दिखाता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना, फिर लिखना। माना बाप की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। तो 20 वर्ष पहले बाप की आयु x - 20 वर्ष थी और बेटे की आयु y - 20 वर्ष थी। तो 20 वर्ष पहले बाप की आयु 4x और पुत्र की आयु गुणे में है, तो x - 20 बराबर 4y - 20। तो x - 20 और ये गुणा हो जाएगा तो 4y - 80 हो जाएगा, है ना। 20 चौको 80, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो x जो है यहाँ पे y को इधर भेज देंगे तो x - y और 20 को इधर भेज देंगे तो -80 प्लस, तो ये x - 4y बराबर -80 है, -60। तो ये फर्स्ट समीकरण हो। 4 वर्ष बाद तो बाप की आयु x प्लस वर्ष और पुत्र की आयु y प्लस वर्ष, y प्लस 4 वर्ष। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़िया आसान है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 वर्ष बाद बाप की आयु 2x इंटू पुत्र की आयु है, मतलब दोगुनी हो जाती है। तो x + 4 बराबर 2, y + 4 हो गया। तो x + 4 बराबर 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2y + 4 दूनी 8 हो गया। फिर x - 2y बराबर 8 - 4 है, तो x - 2y बराबर 4। तो ये तो सेकंड समीकरण है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में मान रखने पर तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x कट गया और 4y में से 2y गया, तो यहाँ पे सब क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 2y बराबर माइनस इतना, मतलब तो y बराबर 64/2 यानी 32 होता है। समीकरण में सेकंड में y का मान रख देंगे तो x - 2y बराबर 4 है, तो x - 2y बराबर 4 और x - 2 गुणे 32 y का मान है बराबर 4, यानी x - 64 बराबर 4। तो x बराबर कितना हो गया, 64 बराबर 68। तो x वर्ष बराबर 68 और y वर्ष बराबर 32, यानी बाप की आयु जो है 68 वर्ष और पुत्र की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। फिर एक आखिरी जो सवाल है उसका सोल्यूशन 5 नंबर करना है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे सर्वांग। अगर ये नहीं कर पाए तो ये कर दो। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल जल में 18 किलोमीटर घंटा है, तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन करना है, बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जाना है और तुमको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 और सॉल्व करना है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, तो मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है। धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल जो है 18 + x है और धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की जो चाल है 18 - x है। तो 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने पर लगा समय 24/18 + x 4 है। फिर 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 24/18 - x आवर है। अब क्या लिखोगे, 24 क्योंकि T1 और T2 है तो 24/18 - x और माइनस 24/18 + 1 तो बराबर 1 हो गया। आगे कैसे सॉल्व करोगे, 24 बराबर 1/18 - x प्लस 18 और प्लस x बराबर 1 है। तो आगे क्या सॉल्व करोगे, इसको देखो, 18x + x - 18 + x, तो 18 - x अपन 18 + x बराबर 1/24 आएगा। तो x 2x और 18² x² 1/24, तो 48x बराबर 18² - x², तो x² + 48x और इसको 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x² और ये 54x, इसको तोड़ देंगे -6x और ये क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 324। तो x और x + 54 एक समीकरण, -6 और x + 54 एक समीकरण, तो x - 6 और x + 54 दो समीकरण हो गए, बराबर 0। तो x बराबर 6 और x बराबर -54, तो धारा की चाल जो है वो प्लस में होगी, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तो इस प्रकार तुमने सोल्यूशन कर दिया पूरा इस पेपर का, जो कि 2 खंड में था। आपने ए पार्ट में और बी पार्ट में दोनों का सोल्यूशन किया। एचपी को जो पेपर कोड था इसका सोल्यूशन, इससे पहले मैंने इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे और क्वेश्चन जो थे वो मैंने समझा दिए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका कैसे सोल्यूशन करना है। इसी तरीके से आपको गणित के पेपर का सोल्यूशन करना है। तो वीडियो कैसी लगी, इन सारे सवालों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड पेपर में बन सकते थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से करिएगा ताकि आप एग्जाम में बढ़िया नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है।